तो बच्चों आपने 11th के अंदर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा। मैंने 3 वीडियोस डाली थी उसके ऊपर, 2 में मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करे थे और तीसरी थी 20 क्वेश्चन जो उसमें से आते ही आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर जो है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मतलब आप समझ लो कि फिजिक्स ने आपको ये बता दिया कि हम क्या क्या जर्नी अपनी पूरी बताई फर्स्ट चैप्टर के अंदर, और उसने आपको ये बताया कि क्या फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, फिजिक्स को किन चीजों पे अपने ऊपर गर्व है, मतलब प्राउड क्यों है फिजिक्स को अपने ऊपर, वो बताया। आज से हम रियल फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट के थ्रू। तो अब ध्यान से पूरा अच्छे से समझना कि यूनिट्स और मेजरमेंट चैप्टर क्यों है। मतलब अगर आप हर चैप्टर, मतलब फिजिक्स के ही नहीं, मैं आपको किसी भी चाहे मैथ्स का हो, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कोई भी आप चैप्टर पढ़ते हो तो उसकी हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप हेडिंग समझ जाओ तो बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल होता है, बहुत ही ज्यादा आपके लिए कामयाब चीज होती है। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जनरली हम लोग ज्यादातर मेजरमेंट पे ध्यान देते हैं, पर इस चैप्टर में आपको पहले रखा गया है यूनिट्स को। तो याद रखना, इस चैप्टर में आपको पहले मिलेगी यूनिट्स और बाद में आपको मिलेगा उसका मेजरमेंट, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर यूनिट को पहले क्यों रखा, पहला आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। और चैप्टर का नाम यूनिट्स और मेजरमेंट क्यों है, ये भी क्योंकि आप समझोगे कि ये जो फिजिक्स वगैरह है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा आपको मेजरमेंट करनी पड़ती है, और मेजरमेंट से भी ज्यादा होती है ये आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट्स। अब कैसे, देखो, अगर आप किसी भी दुकानदार के पास जाओ और उसे बोलो मेरे को 10 राइस चाहिए, मेरे को 10 राइस चाहिए, और अगर आप उसके पीछे सिर्फ 10 राइस बोलो उसे, तो वो क्या 10 चावल आपको दे? उसको आपको उसके पीछे की यूनिट बताना बहुत जरूरी है, यहां लगने वाली यूनिट, क्योंकि उसको 10 राइस से समझ में नहीं आएगा क्यों चाहिए। हो सकता है आपको 10 यहां पर ग्राम चाहिए हो, आपको घर पे किसी का एमी थोड़ा बहुत दिखाना हो आपके घर पे कि ये चावल है, या फिर आपको किसी का टीका करना हो तो 10 ग्राम चावल। हो सकता है आपको 10 केजी चाहिए, पूरे महीने भर का राशन। हो सकता है आपको 10 टन चाहिए। तो बेसिकली यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी किसी भी कैलकुलेशन में। तो आप हमेशा याद रखना कि यूनिट क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिट ही आपकी मेजरमेंट को एक प्रॉपर वैल्यू देती है, एक प्रॉपर डेफिनेशन देती है। कि अगर आपके सीधा 10 बोले तो इस 10 का मतलब क्या है, पर अगर मैं बोलूं 10 आपकी केजी, तो आपको समझ में आ गया 10 केजी चाहिए इस बंदे को। मैं बोलूं कि मैं आ रहा हूं 10 में, मतलब मैं आ रहा हूं आपके पास 10 में, और मैं पीछे ये ना लगाऊं 10 सेकंड, तो इसका मतलब 10 सेकंड में आ रहा हूं। 10 मिनट ना लगाऊं, तब 10 आवर ना लगाऊं, 10 डे ना लगाऊं, 10 ईयर ना लगाऊं, तो पता कैसे चलेगा? ये सारी टाइम की यूनिट्स हैं। टाइम को आप कैसे डिफाइन करोगे, ये डिपेंड करता है आवर, डे, ईयर, मिनट, सेकंड। अब कुछ जो लोग बोलेंगे सर डे और ईयर तो होते ही नहीं यूनिट, पर एक्चुअली में डे के अंदर भी तो आर आ गए, ईयर के अंदर डेज आ गए, और डेज के अंदर आ गया है। तो ये सारी की सारी यूनिट्स हैं बेसिकली जो इस 10 को डिफाइन करती है। अगर मैं 10 मीटर लगाऊं तो ये लेंथ की यूनिट हो जाए, 10 सेकेंड लगाऊं तो ये किसकी यूनिट हो गई? टाइम की यूनिट हो गई। 10 केजी लगाऊं तो मास की यूनिट हो गई। अगर मैं 10 एम्पियर लगाऊं तो ये लाइट की यूनिट होगी। 10 केल्विन लगाऊं तो इसका मतलब ये टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं बोलूं आज 10 बढ़ गया, अब आपको यहां समझ में क्या आ रहा है, 10 क्या बढ़ा है, क्या बढ़ा 10, ठीक है। 10 डिग्री टेम्परेचर, तो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा इसका मतलब, ठीक है। मैं बोलूं 10 मीटर लेंथ बढ़ गया है पेड़ का, तो आपको पता लग रहा है कि यहाँ लेंथ बढ़ रही है। मीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूनिट जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर आपकी कैलकुलेशन को, एक पर्टिकुलर मेजरमेंट को एक वैल्यू देती है, एक पूरा उसको डिफाइन करती है। तो आप ये बोल सकते हो यूनिट्स डिफाइन मेजरमेंट, दैट्स व्हाई यूनिट कम फर्स्ट बिफोर मेजरमेंट। इस चैप्टर में पहले इसीलिए हम यूनिट्स पढ़ेंगे क्योंकि यूनिट आपकी डिफाइन करती है मेजरमेंट को। यूनिट की कोई डेफिनेशन पूछे आपसे तो क्या है? यूनिट इज एनी, बोलते हैं एनी टर्म which defines measurement, which define the quality of the measurement। अगर देखो आप ग्राम और किलोग्राम दोनों यूनिट है, पर ग्राम बता रहा है थोड़ा, किलोग्राम बता रहा है ज्यादा। तो ऐसे याद रखना कि आपकी यूनिट्स किसको डिफाइन करती हैं? आपकी सारी की सारी मेजरमेंट को। अब इस चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में अगर आपके पास एनसीईआरटी है, नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो यार आप एनसीईआरटी के अंदर सबसे पहले आप इस वर्ड को जरूर देखेंगे जो कि है फिजिकल क्वांटिटी। अगर आप 10th का ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो आपको फिजिकल क्वांटिटी
सबसे पहले देखने को मिलेगा। अब फिजिकल क्वांटिटी आपका इसका मतलब क्या है? वैसे तो इसके ऊपर पूरी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, वो बहुत पहले ही बनाई थी सब बच्चों के लिए, मतलब 9, 10, 11, 12 सब। बोलते हैं फिजिक्स या साइंस में यूज होने वाली टर्म्स जिनके पास खुद की कैलकुलेशन हो, खुद का कोई फॉर्मूला हो और खुद की कोई यूनिट हो, उसे हम बोलते हैं फिजिकल टर्म या फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल कि एक इंसान ने आपको पंच किया, आपके ऊपर फोर्स लगाई, तो उस फोर्स को फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा अगर उसकी मेजरमेंट हो सके, उसकी कोई यूनिट हो और उसकी कोई फॉर्मूला हो। तो मैं बता दूं, उसे आप मेजरमेंट कर सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल आपको किसी ने फोर्स लगाया, तो फोर्स के अंदर आप उसका मास बहुत मेन है। अब जितना उसके हाथ का मास होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगा सकता है वो। तो मास इनटू जिस स्पीड से वो आ रहा होगा, जितने एक्सेलरेशन से वो आ रहा होगा, वो स्पीड, वो एक्सेलरेशन और उस मास का यूज करके हम फोर्स निकाल लेंगे। और फोर्स की फॉर्मूला है इसका मतलब यस, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये उसका फॉर्मूला हो गया। उसकी यूनिट क्या है? न्यूटन। और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ऐसे 10, 20, जैसे 10 न्यूटन आ गई। तो तीनों चीजें हैं, तो ये फिजिकल टर्म है, फिजिकल क्वांटिटी है के लिए। पर मैं फिर से आपके लिए एक बार फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। It is a term used in physics or science. It is a term used in physics or science, ठीक है, for the quality of that quantities which has a certain formula, measurement and unit. Yes, देखो physical quantity, it is a term used in physics or science for the quality of that quantities, ठीक है, for the quality of that quantities which has formula, measurement and unit. अब मतलब क्या है इसका? देखो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसी टर्म्स जो फिजिक्स में यूज होती है, साइंस में यूज होती है, फिजिक्स में ज्यादा यूज होती है, जिनके पास पहली बात फॉर्मूला, दूसरा उनके पास एक मेजरमेंट हो और तीसरा उनके पास एक पर्टिकुलर यूनिट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि ठीक है, आप अपनी मम्मी पापा से कितना प्यार करते हैं, तो आप बोलोगे सर बहुत सारा, आप उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, इतना 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 इतना, बट आपके पास एक्चुअली में कोई यूनिट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है डिफाइन करने के लिए, ठीक है। आपके और आपके दोस्त में कितनी फ्रेंडशिप है, कितना प्यार है या कितनी हेट रेट है, इसको मेजर करने के लिए कोई एक डिवाइस नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कैलकुलेटर नहीं है। आप ऐप स्टोर से हेट कैलकुलेटर डाउनलोड कर लो, पर वो ऐसे ही रैंडम कुछ भी शो करेगा और आप मान भी सकते हो उस चीज को, और वो गलत भी हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये किसी कैलकुलेटर में देखूं कि आलिया भट्ट मुझसे कितना प्यार करती है, आ सकता है 99%, आ सकता है 2%, पर 2% भी गलत है। रीजन क्या है? क्योंकि वो तो मुझे जानती ही नहीं। तो ये कैलकुलेटर्स ऐसे काम नहीं, के लिए कोई पर्टिकुलर एक कोई टर्म ही नहीं है, कोई बेसिकली कोई सिस्टम ही नहीं है जिससे उससे फॉर्मूला बनाया जा सके। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम बोलते हैं जिन्हें ब्लडी फीलिंग्स, ठीक है, उन्हें हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं, उन्हें हम कैलकुलेट करने के लिए ना ही हमारे पास कोई फॉर्मूला है। फॉर्मूला को अगर आप दूसरे वर्ड से शो करो तो कोई रिलेशन भी नहीं है, कोई मेजरमेंट भी नहीं होती इन पर्टिकुलर चीजों की, फीलिंग्स की, और कोई यूनिट तो होती नहीं। क्या यूनिट होगी किसी फीलिंग की? क्या लव की यूनिट केजी होगी? क्या लव की यूनिट के मीटर्स होगी? क्या हेट की यूनिट या क्या सेक्रीफाइस, काइंडनेस, इन सब की कोई यूनिट नहीं है। किसी को कोई दया आ रही है किसी के ऊपर, ठीक है, कोई किसी को बेचारा समझ रहा है, तो वो दया कितनी आ रही है हम नहीं जानते, ठीक है। मुझे गुस्सा आ रहा है, एंगर, तो एंगर आप बता सकते हो क्या कि क्या फॉर्मूला उसका जिससे आप एंगर कैलकुलेट कर सकते हो? उसको मेजरमेंट करने के लिए कोई टर्म नहीं आएगी, 10, 20 कुछ नहीं आएगा। और ऐसे ही आपकी कोई यूनिट पर्टिकुलर नहीं होगी उसको मेजर करने के लिए। तो क्या वो फिजिकल टर्म होगी? फिजिकल टर्म वही चीजें होती है जिनके पास ये तीनों चीजें हो, फॉर्मूला, मेजरमेंट एंड यूनिट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे पहले आप जानते हो फिजिकल क्वांटिटीज, उसके बाद हम आते हैं यूनिट्स पे, उसके बाद आते हैं हम यूनिट्स पे, ठीक है। मैं आपको 2 टाइप की यूनिट बताने जा रहा हूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू योर
सिलेबस और अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। तीनों ही तरीके से आपकी यूनिट्स दो टाइप से डिवाइड की जाती है। यूनिट्स आपकी दो तरीके से डिवाइड की जाती है। एक होती है फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, और एक होती है आपकी डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स। ध्यान से समझना फंडामेंटल यूनिट्स क्या है और डिराइव्ड यूनिट्स क्या है। फंडामेंटल यूनिट्स 7 यूनिट्स हैं प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है, मतलब फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर 7 तो ये फंडामेंटल यूनिट है ही है, और 2 फिजिक्स के बाद सप्लीमेंट्री यूनिट्स और है। पर मैं आपको बता दूं पहले वो 7 फंडामेंटल कौन कौन सी यूनिट्स है, ठीक है। एक होती है आपकी यूनिट जिसे हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल मीटर, ठीक है। फिर आपकी एग्जांपल है इसके अंदर केजी, फिर आपकी इसके अंदर यूनिट आती है सेकंड, फिर आती है एम्पियर, फिर आती है केल्विन, फिर आती है आपकी मोल, और फिर आती है सीडी, कैंडला, ठीक है। ये 7 यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट सबसे ज्यादा फंडामेंटल है फिजिक्स के अंदर यूज हो, सबसे ज्यादा फंडामेंटल, मतलब इनसे और कोई छोटी यूनिट, मतलब इनसे ये यूनिट एकदम परफेक्ट यूनिट है, सबसे बेसिक यूनिट है। पहले फंडामेंटल का मतलब समझा दूं, मतलब ये यूनिट ज्यादातर हर जगह लगने वाली है, ठीक है। और ये यूनिट्स ऐसी है जिसका और दूसरे यूनिट्स ने अपना नाम रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं कि लेंथ है, लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं, मीटर। हाइट के लिए हम क्या यूज करते हैं, मीटर, ठीक है। हम डायमीटर के लिए क्या यूज कर सकते हैं, मीटर। हम रेडियस के लिए क्या यूज कर सकते हैं, मीटर। हम ब्रेथ के लिए क्या यूज कर सकते हैं, आपका जो विड्थ होती है, ब्रेथ होती है, उसके लिए भी मीटर, ठीक है। हाइट के लिए बताया मैंने आपको विड्थ, डेप्थ ये भी, इन सब के लिए आपकी बहुत सारी टर्म्स के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या लगती है, मीटर। तो मीटर क्या है, इतनी ज्यादा यूज होने वाली है कि इसको टॉप मोस्ट लेवल पे हमने रखा हुआ है, और ये सबसे फंडामेंटल है जो बेसिक आपकी डेली लाइफ में यूज होती है। केजी डेली लाइफ में यूज होती है, आपका वेट खुद का केजी में, मास का, आप कोई भी चीज उठाते हो तो उसके अंदर केजी लगता है। टाइम बेसिक है। अब आप बोलोगे सर एम्पियर तो हम रोज यूज करते ही नहीं, पर आप देखो जितने भी आपके आसपास इलेक्ट्रिसिटी है, दैट्स हैव अ यूनिट ऑफ एम्पियर, ठीक है। ये किसके लिए यूज होती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज होती है, ये आपकी टाइम के लिए, ये सारी आप डेली यूज करते हो। चेक कर लो अपने घर पे, ये सारे काम कर रहे होंगे। केजी किसकी है, मास की यूनिट। ये किसकी है, लेंथ। लेंथ के साथ साथ ये रेडियस, डायमीटर, विड्थ, हाइट, डेप्थ, पता नहीं बहुत सारी चीजों की, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सबकी यूनिट मीटर है। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, ये है एक्चुअली केल्विन, ये होती है टेम्परेचर। टेम्परेचर से तो हमारा रोज का लेना देना है, खाना पकाते हुए टेम्परेचर, आपका दिन भर का डे टेम्परेचर, नाइट टेम्परेचर, कितनी सारी चीज होती है, वेदर टेम्परेचर। मोल क्या चीज होती है, ये एक्चुअली में आप थोड़ा केमिस्ट्री में ज्यादा पढ़ते हो। मोल मतलब आपके एक पर्टिकुलर, आपने पानी की बोतल लाई, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं उनको बताने के लिए मोल का यूज होता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताने के लिए मोल का यूज हम करते हैं। और कैंडला, सीडी मतलब कैंडला, ये होती है आपकी लाइट की इंटेंसिटी बताने के लिए, लाइट इंटेंसिटी। इसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी बुक में लिखा होगा, मतलब लाइट की कितनी वैल्यू आप तक आ रही है। और आप बोलोगे सर चलो मान लो हम डे भर में मॉलिक्यूल यूज करते हैं, हम पानी पीते हैं, उन सब में मोल यूज होता है, कैंडला कहाँ यूज होती है, हम वैसे यूज नहीं करते। डे, इसका नाम भी आपने शायद पहली बार सुना होगा, बट एक्चुअली में आप लाइट को मेजर नहीं करते, पर लाइट को लोग जरूर मेजर करते हैं कि अर्थ पे कितनी लाइट आ रही है, उससे बेसिकली आपके प्लांट्स कितनी लाइट ले रहे हैं, तो ये उनके लिए यूनिट होती है कैंडला। इन्हीं 7 यूनिट से, यही 7 यूनिट से आपकी फिर डिराइव्ड यूनिट्स बनती है। फंडामेंटल मतलब इनसे और कोई बेसिक नहीं है, ये सबसे ज्यादा यूज होती है और उनसे बनती है डिराइव्ड यूनिट। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन, फॉर एग्जाम्पल न्यूटन सुना होगा आपने, पहला। दूसरा आपने सुना होगा जूल, बहुत ज्यादा सुनते हैं हम न्यूटन, जूल। और तीसरी हम पास्कल सुनते हैं, पास्कल, इट इज फॉर प्रेशर, इट इज फॉर प्रेशर। ये तीनों डिराइव्ड यूनिट्स हैं, मतलब ये इनकी असलियत में यूनिट कोई और थी। डिराइव्ड का यूनिट मतलब है असलियत में इनकी यूनिट कुछ और थी, लोगों ने अपना नाम रख दिया, लोगों ने अपना नाम रख दिया। अब मैं आपको बताता हूं क्या चक्कर है। एक्चुअली में फोर्स जो है उसका फॉर्मूला था मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हम किसी भी चीज में मास हो पर्टिकुलर और उसको स्पीड से फेंके तो इससे फोर्स बनती है। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में मास है और मैं स्पीड से इसको एक्सेलरेट करके किसी पे लगा रहा हूं तो उस पर फोर्स लगेगी ना,
तो फोर्स की यूनिट किसी ने रख दी न्यूटन, क्या रख दी? न्यूटन। और वो पता ही आपके न्यूटन नहीं रखी थी, न्यूटन, ऐसेक न्यूटन ने। असलियत में उनकी यूनिट न्यूटन रखी हुई है, लोग एन बोलते रहते हैं, पर एक्चुअली पता है क्या होनी चाहिए? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, एक्चुअली में फोर्स का जो मास है, मास खुद का केजी होता है, और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने सुना होगा एक्सेलरेशन को इससे शो करता है। तो जो न्यूटन होता है ना आपका, वो होता है क्या? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो, ये पूरी यूनिट एक न्यूटन अकेली रखी हुई है, पर इसके अंदर है क्या? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और देखो, केजी मीटर सेकेंड, यही तीनों फंडामेंटल से, जब फंडामेंटल आपस में कंबाइन हो जाए, when two or more fundamental combines together it makes some derived unit। इन्हीं सब चीजों को अगर हम आपस में जोड़ दें तो वो आपकी बनती है बेसिकली डिराइव्ड यूनिट। दिस इज कॉल्ड योर डिराइव्ड यूनिट। अब जूल क्या है? जूल पता है क्या होता है? जूल जो है होता है वो वर्क की आई थी। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और मैं आपको बता दूं, फोर्स की न्यूटन नहीं, बल्कि फोर्स की क्या है? फोर्स की यूनिट जो न्यूटन रखी हुई है वो न्यूटन नहीं है, वो क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट की मीटर एक और, फोर्स की है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक और मीटर पता है क्या बन जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर। मीटर एक था, 2 मीटर होगा मीटर स्क्वायर, और पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर का भी स्क्वायर, क्योंकि मीटर 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 स्क्वायर हो गए, और पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो इसलिए याद रखना, जूल जो है वो होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये डिराइव्ड यूनिट है। डिराइव्ड यूनिट मतलब जूल हम बोलते रहते हैं, पर उसके अंदर केजी है, फिर मीटर 2 बार है, मीटर स्क्वायर है, और सेकंड भी 2 बार है, तो सेकंड स्क्वायर है पर। तो इसीलिए ये भी तीन चीजों से मिलकर बनी है। तो डिराइव्ड यूनिट विच इज मेड अप ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। अब आते हैं पास्कल पे। पास्कल होता है, पास्कल जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो जो भी फोर्स की यूनिट है, मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उस पूरे को मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दो। देखो, क्योंकि इसकी होती है जो फोर्स की यूनिट है ये, और केजी की एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो इस पूरे को मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो पास्कल की यूनिट बन जाएगी। तो पास्कल की यूनिट, जूल की यूनिट और न्यूटन की यूनिट, की तीनों नाम पे रखा हुआ है, पर एक्चुअली में ये डिराइव्ड है, मतलब किसी और फॉर्मूले को यूज करके, किसी और छोटी यूनिट्स को यूज करके, इन छोटी छोटी यूनिट्स को यूज करके बड़ी यूनिट रखी है। तो ऐसे होती है डिराइव्ड, और एक होती है फंडामेंटल। फंडामेंटल जो सबसे बेसिक हो, और डिराइव्ड वो जो उन्हीं फंडामेंटल 7 को यूज करके और आगे बनाई जाए। तो इट इज अ डिफरेंस बिटवीन डिराइव्ड यूनिट्स एंड फंडामेंटल यूनिट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यूनिट्स आपकी 2 टाइप की होती है, 7 सबसे फंडामेंटल, और फिर आपकी डिराइव्ड यूनिट्स। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिराइव्ड यूनिट कैसे बनती है, उन्हीं फंडामेंटल का यूज करके। अब आते हैं ये कि यूनिट सिस्टम आया कहां से। ये आपका जो पूरा यूनिट सिस्टम है, इसको आपके बनाया किस किसने? ठीक है, ये किस किस के दिमाग में है? यूनिट सिस्टम 2 टाइप के सिस्टम होते हैं, याद रखना। यूनिट सिस्टम, चाहे आप, ये आपको केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगी वीडियो, और फिजिक्स में तो ये है यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम होता है, एक होता है आपका ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, या लंदन सिस्टम भी बोलते हैं इसे हम, लंदन सिस्टम। ठीक है, एक होता है आपका मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक या मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक्स भी बोलता है, मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, ये आपका जो है पर कैलकुलेटेड सिस्टम है, कैलकुलेटेड सिस्टम, इसको ये भी नाम देते हैं। ठीक है, इसके अंदर आते हैं एफपीएस का मतलब क्या अभी बताऊंगा। इसके अंदर 2 और आपके सब सिस्टम्स आते हैं मैट्रिक सिस्टम के अंदर, सीजीएस और एमकेएस। अभी हमारी पर्टिकुलर फिजिक्स एमकेएस सिस्टम के अंदर चल रही है। अब क्या मतलब है, ध्यान से समझना। आपका जो एफपीएस होता है उसका मतलब होता है फीट, या कुछ लोग इसे फुट भी बोलते हैं, पाउंड और सेकंड। फीट, पाउंड, सेकंड। सी का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, जी मतलब, और सेकंड सिस्टम। इस ब्रिटिश सिस्टम में तो एफपीएस सिस्टम होता है, सीजीएस सिस्टम, और एमकेएस का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। अब इन तीनों का मतलब क्या है, देखो ये तो आपने समझ लिया होगा। अब इनका मतलब क्या क्या? एक्चुअली में सबसे पहले
जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज था, उससे पहले हमारे यहाँ इतना कोई कैलकुलेशन करता नहीं था, इतना कोई यूनिट का यूज़ करते नहीं थे। पता है क्या होता था इकोनॉमिक्स में, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, कि हम लोग क्या करते थे, अगर हमें फॉर एग्जांपल किसी को जूते चाहिए तो क्या करेगा, वो जूते वाले के पास जाएगा और बदले में अनाज दे देगा कुछ, और ऐसे एक्सचेंज चलता था। ज़्यादा पैसों का भी एक्सचेंज नहीं होता था, किसी के पास कोई सामान है तो उसने वो दे दिया, ठीक है, बाद में हमने उससे वो ले लिया। तो इतना क्या होता था कि टैक्स भी पहले जो आपके किंगडम जो किंग्स वगैरह होते थे वो टैक्स भी कैसे लेते थे, किस तरीके से, वो एक्सचेंज कर लेते थे। मतलब ज़्यादातर वो क्या करते थे, आपका सामान कुछ ले लेते थे, जो आप काम करते हो उसकी सर्विस ले लेते थे। पर ब्रिटिशर्स ने फीट पाउंड सेकंड सिस्टम निकाला, और ये सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने वाला सिस्टम है, ये बहुत ही ज़्यादा लॉस वाला सिस्टम है। ध्यान से समझना फीट पाउंड सेकंड का मतलब क्या है। एक्चुअली में क्या होता था कि वो कोई भी सामान लेते हमसे, ठीक है, तो उसे वो हमसे फीट्स में मेजर करवाते। फॉर एग्जांपल ये ज़मीन की लेंथ है, अगर आप उसे पर्टिकुलर स्केल से मेजर करोगे, ठीक है, तो वो तो मान लो कि आपने पर्टिकुलर किसी स्केल से मेजर किया इसको, तो हमेशा वो कभी बदलेगी नहीं। जो आपकी ज़मीन है वो आपकी कभी बदलेगी नहीं। क्यों नहीं बदलेगी? क्योंकि आप उसे बार बार स्केल से मेजर कर रहे हो, तो आपकी जितनी आपके पास ज़मीन है खेती के लिए उतनी ही आपके पास रहेगी। बट अगर मान लो अलग अलग इसे आपके फीट से मेजर किया जाए, फॉर एग्जांपल आपके जो पैर हैं उनके जूते जो हैं आप ऐसे चल चल के मेजर करो, तो किसी के बड़े जूते होंगे, किसी के छोटे जूते होंगे, मतलब किसी की जो फीट्स हैं वो छोटे होंगे और किसी के बड़े होंगे। अब आप सोचो कि जिसके बड़े फीट्स हैं वो इसे 5 फीट में ही कवर कर देगा इस पूरी लेंथ को, और जिसके छोटे हैं वो मान लो 7 फीट लेगा इंटू 7, और ये इंटू 5 फीट्स में कवर कर देगा। तो एक्चुअली में जो ब्रिटिशर्स होते थे उनके फीट्स काफ़ी बड़े बड़े होते थे। उनके फीट्स बड़े होने की वजह से वो क्या करते थे कि जितनी आपको कॉस्ट मिलनी चाहिए ज़मीन की, जिस हिसाब से आपको, क्योंकि आपको कुछ सामान मिलता है, आपको कुछ पैसे मिलते थे उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो वो पैसे आपको किस हिसाब से देते थे, फीट उन्होंने मेज़र करा कि आपने इतनी ज़मीन पे काम किया है, इतना आपने एरिया एक्वायर किया है, तो मैं इतना कैलकुलेट कर लेता हूँ अपने पैर से। अपने पैर से कैलकुलेट करते, उनका फीट क्या होता, ज़्यादा बड़े बड़े होते तो कम 5 में ही कवर हो जाते, और बेचारे जो गरीब किसान होते हैं जिनके फीट कमज़ोर हैं, जो पतले दुबले हैं, वो 7 फीट लेते। तो इस तरीके से वो हमें बेवकूफ़ बनाते, और क्या करते, आधा फीट छोड़ दिया या फिर गैप ले आए उनके बीच में। इस तरीके से उन्होंने फीट को लेके बहुत ज़्यादा हमें बेवकूफ़ बनाया। उनके बड़े बड़े फीट होने की वजह से जल्दी जल्दी वो मेज़र करके हमें कम पैसे देते। मान लो कि आपको पर फीट 10 रुपीज़ मिलने हैं, तो इंटू 10 करके देखते हैं। 5 फीट में इंटू 50 आपको रुपीज़ मिलेंगे, और 7 आपके 7 आ रहे हैं तो आपको 70 मिलने चाहिए। पर ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन होता था फीट सिस्टम में, ठीक है। तो ये काफ़ी बेवकूफ़ बनाने वाला सिस्टम है जिसमें फीट आप, आज भी हम अपनी हाइट को फीट्स में मेज़र करते हैं। आई एम 5 फीट 9 इंचेस, आई एम 6 फीट 1 इंचेस, तो ऐसे आपका चलता रहता है मान लो दिमाग में। ये बहुत ज़्यादा इंग्लिश सिस्टम की तरीके से फैला हुआ है। अब आते हैं हम पाउंड पे। अब मैं आपको बता दूँ पाउंड के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं L और B, ठीक है। और आपको बता दूँ 1 LB इज इक्वल टू आपका 1 पाउंड जो है LB, वो आपका होता है लगभग 456 ग्राम। 456 ग्राम मतलब 1 पाउंड 1 LB इज नॉट इक्वल टू 0.5 kg या हाफ kg। क्या आपको लगता है कि 1 पाउंड जो होता है वो हाफ kg के बराबर है? नहीं, नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये 456 ग्राम है जो हाफ kg से भी, मतलब 500 ग्राम से भी, आधा किलो जो होता है उससे भी कम है, ठीक है। तो आपके जो केक्स बनते हैं ना मार्केट में, वो कभी भी आपको किलो के हिसाब से नहीं मिलता। अगर आप जाके किलो में मांग रहे हो कि मुझे आधा किलो का केक चाहिए, तो आप गलत बात कर रहे हो। ऐसा नहीं है, आप आधा किलो ले ही नहीं सकते। होता यह है कि आप जब 1 LB बोलते हो तो इसका मतलब है 456 ग्राम, सही है। अब देखो ध्यान से समझना, जो माइंड है ब्रिटिशर्स का, वो क्या करते, हमारे जो किंग्स थे उनको केजी समझ में आता था, किलो समझ में आता था, पर उनको LB समझ में नहीं आता था, पाउंड सिस्टम समझ में नहीं आता था, ठीक है। तो क्या करते, वो हमसे 1 kg का सामान लेते और वो अपने 1 LB के हिसाब से हमें पैसे देते। लेते 1 kg के हिसाब से सामान, हमसे इंपोर्ट करवाते। इंपोर्ट जानते ना, इंपोर्ट, तो हमसे इंपोर्ट करवाते 1 kg के हिसाब से,
पर मनी किसके हिसाब से देते? हमें जो मनी मिलती वो 1 पाउंड के हिसाब से मिलती। बताओ किसका फायदा, हमारा या उनका? उनका फायदा। देखो मान लो उन्होंने हमसे सामान मंगवाया 1 किलो, 1 किलो में उनको तो मिल गया 1000 ग्राम, और वो पैसे किसके हिसाब से दे रहे हैं? 0.456 केजी का हिसाब से, ठीक है। 1 केजी जो है वो ज्यादा है और 0.456 केजी कम है, ठीक है। तो वो 1000 ग्राम के हिसाब से हमसे सामान ले रहे हैं और पैसे किस हिसाब से दे रहे हैं? 456 ग्राम के हिसाब से। बहुत ज्यादा घाटा, आधे से भी ज्यादा घाटा। अगर आप मैथ्स जानते हो तो आपको पता है कि मान लो कि आपको कोई गोल्ड दे, वो दे 456 ग्राम, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा या आपको वो 1000 ग्राम दे तब ज्यादा अच्छा लगेगा? यस, हाँ, इंडिया से वो 1000 ग्राम 1 केजी के हिसाब से ले लेते गोल्ड, और पैसे सिर्फ किसके हिसाब से देते हैं? 456 ग्राम पाउंड। इसे बोलते हैं हम पाउंड के हिसाब से पैसे देते। और ऐसे हमारे किंग्स बेवकूफ बनते रहे, क्योंकि इतना पैसा था, सोने की चिड़िया थे हम लोग। तो कैसे उन्होंने हमें लूटा? वो इस हिसाब से उन्होंने हमें लूटा कि वो हमसे लेते थे 1 केजी के हिसाब से और अपने FP मतलब पाउंड के हिसाब से हमें पैसे देते। पाउंड के पीछे ऐसे LB लगा हुआ होता। देखो मेरे पास एक ये कैलकुलेटर भी है, ठीक है। ये वेट कैलकुलेटर है, तो इसमें अंदर मैं आपको है ना अलग अलग यूनिट्स बताऊंगा। इसके अंदर अलग अलग जो यूनिट्स है उसके अंदर आप ध्यान से देखोगे अभी ये क्या क्या यूनिट आ रही है। देखो यहाँ पर आपको केजी शो हो रही होगी, ठीक है। फिर आपको ऐसे अलग अलग इसके अंदर LB यूनिट भी आएगी, ठीक है, ओज यूनिट भी आएगी, जिन यूनिट भी आएगी। आप ध्यान से इन अलग अलग यूनिट्स को देख भी सकते हैं, जिसमें हमारी फिजिक्स डील करती है। डिजिटल कैलकुलेटर है, इसके अंदर देखो जिन आ रहा है अभी आपका, इस तरीके से ओज हो गया आपका केजी, फिर आपका LB यानी कि पाउंड यूनिट। तो ये सारी आपकी यूनिट्स हेल्प करती है हमें मेजरमेंट के अंदर। तीसरा आते हैं हम सेकंड के ऊपर। तो आपका सेकंड जो है वो आपका होता है टाइम का। टाइम में वो क्या हेर फेर कर सकते थे? उन्होंने जमीनों में, वेट में, दोनों में घोटाले किए, बट टाइम तो सब जानते हैं, इसलिए टाइम उन्होंने सेकेंड ही रखा। पर बाद में आपका आ गया CGS और MKS, इसे मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं। और ये किसने सबसे ज्यादा पहले चलाया? फ्रांस। आप जानते हो फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी आपने सुना होगा, 10th में पढ़ा होगा या 9th में पढ़ा होगा। फ्रांस वाले थोड़े ज्यादा स्मार्ट होते हैं, वो एक्चुअली में पूरा क्या होता है, इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं। तो उन्होंने CGS सिस्टम और MKS सिस्टम दो निकाले मैट्रिक सिस्टम के अंदर। अब CGS और MKS क्या है वो समझते हैं। CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। उन्होंने सबसे पहले जो लेंथ है, लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर निकाली, और वेट की यूनिट ग्राम निकाली, और टाइम की यूनिट सेकंड निकाली। टाइम की यूनिट तो सेकंड इज परफेक्ट, बट सेंटीमीटर और ग्राम फेल हो गए, बहुत बुरी तरीके से फेल हुए। ये आपको अभी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा ना, उसके अंदर और भी अच्छे से पता लगेगा कि कुछ साइंटिस्ट की बहुत बदकिस्मती थी, क्योंकि वो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड वाले टाइम में उन्होंने जन्म लिया। क्यों, वो बात आगे पता लगेगा। सेंटीमीटर में क्या प्रॉब्लम है कि सेंटीमीटर बड़ा छोटा होता है। अगर मान लो आपको यहां से अपनी ये गली मेजर करनी हो, तो चलो आप सेंटीमीटर के स्केल से, मतलब वो जो 15-15 सेंटीमीटर वाला स्केल आता है उससे मेजर कर सकते हो। पर आपको लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करनी हो तो सेंटीमीटर बहुत छोटा पड़ जाता है। तो सेंटीमीटर बहुत छोटा था, वैसे ही ग्राम भी बहुत क्या होता है आपका, छोटा। ग्राम सोचो कि आपका जो ग्राम है, आपको सोना तो आप ग्राम में खरीदते हो तो वहां तो ग्राम चलता है, पर आप डेली में सब्जी खाते हो वो क्या आप ग्राम्स में लाते हो? 10 ग्राम 20 ग्राम वो किलो के हिसाब से लाते हो। आप मैंगो लेके आते हो या कुछ भी चीज लाते हो वो ग्राम में लाते हो। तो ग्राम बहुत ही छोटी यूनिट होती है, इसीलिए सेंटीमीटर और ग्राम CGS सिस्टम बहुत तरीके से फ्लॉप हो गया, बहुत बड़ा फ्लॉप हुआ। क्यों फ्लॉप हुआ? क्योंकि सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, ग्राम तो बहुत ज्यादा ही छोटी यूनिट है। और सेकेंड, ठीक है, तो मान लो आपने मिस्टर बीन का वो एक एपिसोड देखा होगा जिसके अंदर मान लो कि आपके पास एक नोट है, वो है नोट आपका 1000 रुपीज का या $1000 का आपका नोट है। बदले में आपको 111111 रुपीज के 11 रुपीज को आपके कॉइन दे, 1000 रुपीज के बदले आपको 11 रुपीज का कोई कॉइन दे, तो क्या होगा? आपके सामने एकदम बहुत बड़ा ऐसे पहाड़ सा लग जाएगा, क्योंकि आपके पास 1000 क्या हो गए, सिक्के हो गए। अब सिक्के उठाना बहुत मुश्किल है और वो 1000 रुपीज आसान है। वैसे ही 1 ग्राम बहुत छोटा है, यहां पर जो किलोग्राम है 1 केजी अच्छी यूनिट है, और ज्यादातर हम डे टू डे लाइफ में केजी में ही डील करते हैं, हम ग्राम में डील कम करते हैं।
इसलिए सीजीएस सिस्टम एक फ्लॉप हो गया। हालांकि ये अच्छा था, ये परफेक्ट कैलकुलेटेड सिस्टम था, इसमें कोई बेवकूफ़ बना नहीं सकता था, क्योंकि सेंटीमीटर की यूनिट है, ग्राम की यूनिट है, ग्राम के छोटे छोटे वो आते हैं, एकदम ऐसे छोटे छोटे वेट्स आते हैं, ठीक है, जिनको रखो और आप सोना चांदी ऐसे मेज़र कर सकते हो ग्राम के हिसाब से। पहले वो ऐसे ही लोग सोना और ऐसे मेज़र करते थे ग्राम्स में। बाद में आ गया एमके सिस्टम, मतलब यहाँ पर हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। कितना सेंटीमीटर में मत सोचो, कम से कम मीटर में सोचो, ग्राम में मत सोचो, किलोग्राम में सोचो। ग्राम में सोचोगे तो आप छोटी चीज़ों के बारे में सोचोगे। अगर मान लो आपको 1 किलो गोभी लेनी है तो आपको 1-1 ग्राम के 1000 लगाने पड़ेंगे, तब 1 किलो गोभी बनेगी। इससे अच्छा ग्राम का डायरेक्ट आप क्या बनाओ, एक वेट बनाओ। वो जो आता है ना मार्केट में, आप जब ग्राम्स का कुछ लेने जाते हो सामान, किलोग्राम का कुछ सामान लेने जाते हो, फॉर एग्जांपल आप कोई भी सब्जी लेने जा रहे हो तो वो किलोग्राम का एक रखता है वेट, ग्राम के 1000 नहीं रखता, 1 किलोग्राम का डायरेक्ट रख देता है। तो ग्राम इज अ नाइस यूनिट, इज अ बिग यूनिट, और ठीक है डेली यूनिट। और सेकंड ठीक था, इन तीनों में सेकंड कॉमन है, क्योंकि सेकंड इज ओके, ठीक है। सेकंड्स में काफ़ी चीज़ें बदलती रहती है, तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एमके सिस्टम इज अ परफेक्टली फाइन सिस्टम। और आज की डेट पे फिजिक्स में हम यही सिस्टम यूज़ करते हैं। मतलब कि अगर आपको कभी भी ग्राम में कोई चीज़ दे रखी है तो उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करो, आपको कोई चीज़ मीटर में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है तो उसे मीटर में कन्वर्ट करो। ये होता है यूनिट सिस्टम। इस चैप्टर में यूनिट्स के अंदर हम यही समझेंगे कि कैसे कन्वर्जन भी करेंगे। अब आते हैं एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस में से एक बना आपका एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम बोलते हैं ना, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, द एसआई यूनिट ऑफ लेंस पावर इज डायोप्टर। तो आपके इन सब एसआई का मतलब क्या है? एसआई का मतलब आप ध्यान से समझना कि एसआई का मतलब मैं क्या बताने वाला हूं। एसआई का मतलब होता है आपका सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। एसआई सिस्टम इंटरनेशनल, कुछ लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स, नहीं नहीं, एसआई का मतलब होता है आपका, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, INTER नेशनल सिस्टम। अब आप बोलोगे सर ये तो IS हो गया, IS होना चाहिए इससे, ठीक है। तो आप सिस्टम इंटरनेशनल बोल सकते हो, उल्टा भी बोल सकते हो सिस्टम इंटरनेशनल, पर एक्चुअली में ये इंटरनेशनल सिस्टम है। और इसको फ्रेंच में बोलते हैं ना, तब ऐसा ही पढ़ा जाता है। उसके अंदर होता है सिस्टम है द इंटरनेशनल है, ठीक है। वो इस तरीके से आपका लिखते हैं, स्क्रीन पे आपको आ जाएगा। ये मैं बिल्कुल आपको डिटो NCERT उसमें से वर्ड निकाल के डालूंगा कि उन्होंने बोला भी है कि फ्रेंच में सिस्टम में द इंटरनेशनल है, इस तरीके से पढ़ते हैं, सिस्टम में द इंटरनेशनल है, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। उनका कुछ होता है, फ्रेंच लोग थोड़ा उल्टा पढ़ते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये ऐसा ही सिस्टम, इसके अंदर आपका कवर होता है, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर आपका कवर होता है MKS। वो कहते हैं हर चीज़ को इस दुनिया में, चाहे आप दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो मीटर के हिसाब से लेंथ को भेजो, मतलब आप कपड़ा मेजर करते हो तो मीटर के हिसाब से करो। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप पाउंड सिस्टम यूज़ नहीं करोगे, अब आप किलोग्राम सिस्टम यूज़ करोगे, क्योंकि हर पूरे किसी कंट्री में जाएगा तो किलोग्राम में ही पैसे मिलेंगे उस तरफ से, और इस तरफ से भी किलोग्राम में ही पैक होके जाएगा, LB के फॉर्म में नहीं जाएगा। और तीसरा होता है आपका सेकंड सिस्टम। क्लियर है आपको? अगर आपको ये पता लग गया होगा तो आपको इंटरनेशनल सिस्टम भी पता लग गया होगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि फिजिकल टर्म्स क्या होती है, यूनिट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, फिर हमने ये जाना कि डिराइव्ड और फंडामेंटल में क्या डिफरेंस है, फिर हमने जाना कि ब्रिटिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम में क्या डिफरेंस है, फिर FPS, MKS, CGS और अब SI यूनिट। तो यूनिट्स के बारे में आप काफ़ी कुछ जान चुके हो। अब जो इसकी न्यूमेरिकल क्लास होगी वो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.